हाँ भाई, क्वेश्चन किया क्या? क्वेश्चन नंबर 88। पहले तो याद कर लो, आंसर 0 है। यदि टीपी टीक्यू टीआर एक समांतर श्रेणी के क्रम से पी में क्यू में आर में पद हों, तब सारणिक पहले कॉलम टीपी टीक्यू टीआर, दूसरा कॉलम पी क्यू आर, तीसरा कॉलम 1 1 1 का मान है 0। मान लेते हैं, माना दी समांतर श्रेणी ए प्लस डी, ए प्लस 2D एंड सो ऑन, ये है। सारणिक लिख दिया टीपी टीक्यू टीआर, टीपी टीक्यू टीआर, दूसरा कॉलम पी क्यू आर, तीसरे कॉलम में एलिमेंट 1 1 1। पीमा पद आप जानते हैं ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, क्यूमा पद ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, आरमा पद ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी। पहले अपन ने डिस्कस किया था सारणिक एक कॉलम के अवयव बाकी दो कॉलम के अवयवों के रेखीय संयोजन हो तो सारणिक का मान 0 होता है। तो इसका सारा मान 0 डायरेक्ट लिख सकते हैं। और आप डायरेक्ट नहीं लिखना चाहते तो एक स्टेप बढ़ा दें, C1 माइनस ए माइनस डी टाइम्स C3, या और छोटा लगाना चाहें तो ए टाइम्स C3 कर दें, एक स्टेप बढ़ जाएगा। हाँ लगाएं इससे, फिर डी कॉमन ले लेना, अपने आप दिख जाएगा आंसर। बाकी वैसे डायरेक्ट लिख सकते हैं आप। C1 माइनस ए टाइम्स C3 कितना आ गया? P माइनस 1, P माइनस 1 इंटू डी, Q माइनस 1 इंटू डी, R माइनस 1 इंटू डी, डी कॉमन ले लिया। फिर C1 प्लस C3 लगा दो, डी आउटसाइड दे ही रखा है, PQR 1 1 1, दो कॉलम आइडेंटिकल हो गए तो वैल्यू 0 हो गई। तो आप याद करके रखेंगे, यदि एक समांतर श्रेणी का पीमा क्यूमा आरमा पद क्रम से PQR हो तब सारणिक टीपी टीक्यू टीआर PQR 1 1 1, इसका मान 0। और अपन ने याद कर रखा है, यदि दो कॉलम के अवयवों से तीसरा कॉलम बन रहा हो उनके रेखीय संयोजन के द्वारा तो सारणिक का मान 0 होता है। उससे ही लिख सकते थे सीधे। $89 में भी यही क्वेश्चन है, देखें यही है। ये आपने पढ़ रखा है, यदि ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में हो तो log A log B log C समांतर श्रेणी में होते हैं। तो 89 में क्या दे रखा है देखें, $89 लिखा है, यदि ए बी सी किसी गुणोत्तर श्रेणी के P में Q में R में पद हों तो log A log B log C, सारणिक पढ़ रहा हूँ, पहले कॉलम में log A log B log C, दूसरा कॉलम 1 1 1, तीसरा कॉलम PQR,
इसका मान है, ये भी उसी क्वेश्चन में बदल रहा है 0। एक गुणोत्तर श्रेणी के पीवें, क्यूवें एवं आरवें पद क्रम से ए बी सी हों तब log A, log B, log C एक समांतर श्रेणी के क्रम से P में, Q में, R में पद होंगे। Therefore, सारणिक log A, log B, log C 1 1 1 P Q R उसी में बदल गया जो पहले लिखा था TP TQ TR। यहाँ TP TQ TR किसके पद हैं? समांतर श्रेणी के, तो ये 0 हो गया। फिर उसी क्वेश्चन को दूसरी तरह से लिख दिया है। यदि ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में हो तो आप पहले से जानते हैं log A, log B, log C समांतर श्रेणी में होते हैं। इसी तरह से 91 देखेंगे, वो भी यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन 91 दिया है एक हरात्मक श्रेणी में या हरात्मक श्रेणी के लिए पीमा क्यूमा आरमा पद ए बी सी है। टीपी बराबर ए, टी क्यू बराबर बी, टी आर बराबर सी। अब सारणिक लिख लिया आपने, बी सी सी ए बी पी क्यू आर 1 1 1। हाँ, पेन रोकें जरा। पहली पंक्ति से ए बी सी कॉमन लिया, ए बी सी कॉमन लिया तो पहले पद क्या आ जाएगा? कितना? 1/A, 1/B, 1/C, P Q R 1 1 1। हरात्मक श्रेणी का पीमा पद A है, क्यूमा पद B है, आरमा पद C है, तो 1/A, 1/B, 1/C समांतर श्रेणी में हो जाएंगे। तो बस यही लिख देते हैं यहाँ, TP TQ TR जो पहले पिछले क्वेश्चन में किया था वही सारणी के ट्रांसपोज करके लिख दिया। और इसका मान क्या हो गया? 0। क्यों 0 लिख दिया? क्योंकि TP TQ TR एक समांतर श्रेणी के क्रम से P में, Q में, R में पद हैं। पीवे
क्यू में व आर में पद हैं। और समांतर श्रेणी के पद होते हैं तो वो सारणी का आपने याद कर रखा है, पहले प्रूव कर लिया। हाँ, फ्री हो गए? एक क्वेश्चन और कर लो फिर। क्वेश्चन 28 पेज 66। इस सारणी में दे रखा है ए बी सी क्रम से किसी हरात्मक श्रेणी के पी में क्यू में आर में पद हों तो, अभी आपने पढ़ा था ए बी सी किसी हरात्मक श्रेणी के पी में क्यू में आर में पद हो तो 91 क्वेश्चन, बी सी सी ए बी पी क्यू आर तीसरी पंक्ति में 111। अगर उसकी सहायता से ये क्वेश्चन कर सकते हैं क्या? क्या माना आएगा फिर इस सारणी का? उसकी सहायता से देखो कोई हेल्प मिल रही है? आप देखें, अगर वो सारणी का अगर अपन को याद आ जाता है तो उसके स्क्वायर के बराबर ही तो है। जिनको याद नहीं आ रहा है वो लिखे नहीं, पहले देखें साथ साथ। बी सी सी ए बी पी क्यू आर लिखना नहीं है, पहले देखना है, समझ में आ जाए जब ही लिखेंगे आप। आर टू आर गुणा करें जरा, इनसे बन रहा है क्या? पहली पंक्ति का पहली पंक्ति से गुणा करें, बन रहा है क्या? और वो सारणिक तो किसके बराबर है? 0 के बराबर। तो आंसर 0 आ गया। ये सारणिक याद होगा तो ये आसानी से हो जाएगा, नहीं याद होगा तो फिर बहुत जोर आएगा।
वो चार्जिंग निकाल दे, चार्जर निकाल दे इसका। दिए समघातीय समीकरण निकाय का अशून्य हल नॉन जीरो सॉल्यूशन विद्यमान होगा जबकि d बराबर 0। There exists non-zero solution of given system of homogeneous equations when d equal to 0। तो d बना देते हैं 3 - 2 1 लैम्डा -14 15 1 2 -3। क्या आ गया लैम्डा का मान 5, तो लैम्डा बराबर 5। सब अपने आप कैलकुलेशन करेंगे, सारणिक आप कर चुके हैं काफ़ी। वन 104 में कह रहा है कोई हल नहीं है, तो कोई हल कब नहीं होगा जब d 0 हो। समघातीय तो है नहीं, सामान्य समीकरण है। सामान्य समीकरण निकाय का अद्वितीय हल विद्यमान होता है जब d नॉन जीरो हो। हाँ 103 तो हो गया सबसे। वन 104 समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। अगर d नॉन जीरो होता है तो अद्वितीय हल आता है, और d बराबर 0 d1 d2 d3 में से एक नॉन जीरो हो कम से कम, तब कोई हल नहीं होता। तो d बराबर 0 लिखते हैं पहले। तो d बराबर 0 इम्प्लाइज 1 1 1। दूसरी पंक्ति के अवयव 1 2 लैम्डा, और तीसरा 1 2 3 इक्वल टू 0। R1 माइनस या R2 माइनस R1 R3 माइनस R1 कर देते हैं। R2 माइनस R1 R3 माइनस R1 लगाने पर क्या आ जाएगा
पहली पंक्ति ऐसे कैसे, ये 0 1 लैम्डा माइनस 1, ये 0 1 2, पहले कॉलम से ये एक्सपेंड कर दिया, कितना आ गया 2 माइनस लैम्डा, लैम्डा बराबर 3। फिर 105 10 पे बढ़ जाएं, 106 पर कर जाएं आगे। हाँ 105 में कह रहा है समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है तो डी नॉन जीरो होना चाहिए, तो डी नॉन जीरो लिख दो। देखो क्या आ रहा है, वन 105 यदि समीकरण निकाय का अद्वितीय हल विद्यमान है, एक अज्ञात राशि z का गुणांक के दे रखा है, अद्वितीय हल विद्यमान है तो d नॉन जीरो होना चाहिए, तो d बना के नॉन जीरो लिख दो। दिए समीकरण निकाय का अद्वितीय हल विद्यमान है, इसलिए d नॉट इक्वल टू 0। फिर d लिख दिया आपने 1 1 1 2 1 माइनस 1 3 2 k, क्या आ रहा है सॉल्व करने पर, k नॉट इक्वल टू 0, तो ये आ गया। डी नॉन जीरो होना चाहिए, सारणी को सॉल्व करते हैं तो ये बता रहे हैं के आ रहा है तो के नॉन जीरो होना चाहिए। वन 106 समीकरण निकाय के हलों की संख्या है, हलों की संख्या पूछी है तो यहाँ तो d d1 d2 d3 सब कैलकुलेट करने पड़ेंगे, तो सब करें फिर। पहले d निकाला 1 2 3 2 1 3 4 5 9, हाँ भाई क्या आ गया 0, लिख दूं ऐसे ही d1, पहले कॉलम को राइट साइड वाले कांस्टेंट से चेंज कर दें 1 2 4, अच्छा वो तो 1 2 4 दे रखे हैं, यही आ गया। फिर अगले वाले तो फिर 0 हो जाएंगे क्योंकि एक कॉलम रिपीट हो जाएगा। D2 पहला कॉलम 1 2 4, दूसरे कॉलम के एलिमेंट भी 1 2 4, ये भी 0 हो गया। फिर D3 निकालें आप,
पहले कॉलम के एलिमेंट 1 2 4, दूसरा 2 1 5, तीसरे को रिप्लेस कर दिया 1 2 4, 0 हो गया। सिंस d इक्वल टू 0, d1 इक्वल टू 0, d2 इक्वल टू 0 और d3 इक्वल टू 0, इसलिए दिए समीकरण निकाय के अनंत हल विद्यमान होंगे। तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की बात रही, कंसिस्टेंसी की बात रही, हलों की संख्या की बात हो गई साथ साथ। अपन मैट्रिक्स के क्वेश्चन लेते हैं स्टार्टिंग से। हाँ भाई, फ्री हो गए? अब पेज नंबर 14 पर आ जाओ। फिर 1 से लेके 11 तक कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। क्या करें? 7वां क्वेश्चन, तीसरे ऑप्शन में m बराबर 1 लिख दो। पंक्ति मैट्रिक्स तो आपको याद है पहले से। पंक्ति मैट्रिक्स कब होता है? जब m बराबर 1 होता है, एक पंक्ति होती है। तो तीसरे ऑप्शन में m नॉट इक्वल टू n लिखा है, उसको आप m बराबर 1 कर दो। हाँ, 11 तक और कोई क्वेश्चन? 11th मैट्रिक्स से निम्न में से किस समझ पर परिभाषित है? मैट्रिक्स के अवयव देखें तो आयटा वाला भी आ रहा है, 1 प्लस आयटा, 3 प्लस आयटा, तो ये तो सम्मिश्र संख्याओं के समझ पर हो गया। सारी संख्याएं पॉजिटिव इंटीजर हों तो अपन क्या देते हैं? प्राकृतिक संख्याओं के समझ पर। सभी वास्तविक हों तो क्या देंगे? वास्तविक संख्याओं के समझ पर। यहाँ इसमें काल्पनिक संख्याएं, सम्मिश्र संख्याएं भी आ रही हैं, तो किस पर आधारित हो गया? सम्मिश्र संख्याओं के समझ पर। 26 तक कोई क्वेश्चन? 23 से पहले कोई हाथ खड़ा करके बोलो। 23 से पहले 22, और कोई 22 से पहले कौन सा? 15। हाँ, 15 में देखें भाई, a दे रखा है और 10 भी दे रखा है। b बराबर a इनवर्स है। दिया मैट्रिक्स A दे दिया, 1 -1 1, 2 1 -3, 1 1 1, और B दे दिया 1/10, 4 2 2, -5 0 अल्फा, 1 -2 3। यहाँ सारणिक A का मान निकालें, वो 10 आ रहा है, तब A इनवर्स ये दे दिया। अब आपसे पूछा है एल्फा। एल्फा कहाँ लिखा है? दूसरी पंक्ति के तीसरे स्थान पर। तो इसका मतलब एल्फा मैट्रिक्स A में C32
C32 क्यों लिख दिया? क्योंकि ट्रांसपोज करेंगे तब वो 2-3 की पोजीशन पे आ जाएगा, अर्थात A32 का सेकंड होगा, सेकंड कोफैक्टर। इस कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत है क्या? नहीं है तो लिख दो C23। क्या हो जाएगा? C32 A32 इसका कोफैक्टर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? 3 + 2 विषम आ रहा है तो नेगेटिव आएगा। तो तीसरी पंक्ति और दूसरा कॉलम हटा दिया। 1 1 2 -3 आप ओरल कर सकते हैं, मैंने लिख दिया है। -3 -2 -5 5। बिल्कुल पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है, आप देखने पहले पहचान गए। B बराबर A इनवर्स दे रखा है और A इनवर्स कैसे लिखा है? 1/10 टाइम्स मैट्रिक्स लिख दिया। तो सारणिक A की जगह 10 है। हाँ, कहीं कुछ चेंज नहीं हो तो सारणिक A आप निकाल के देख सकते हैं। B बराबर क्या है? A इनवर्स है। तो A इनवर्स में एल्फा कहाँ लिखा है? दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव लिखा है। और इनवर्स कैसे लिखते हैं अपन? 1/सारणिक A एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट A में क्या करते हैं? अरे ये बातें बंद करो। ये एडजॉइंट A में क्या करते हैं? हर अवयव को उसके सेकंड से बदलते हैं, फिर ट्रांसपोज कर देते हैं। तो दूसरी पंक्ति के तीसरे स्थान पर जो अवयव आएगा वो A32 का सेकंड होगा। तो एल्फा क्या है? कोफैक्टर ऑफ A32। A32 का कोफैक्टर लिख दिया आपने। माइनस आउटसाइड आ गया 1 1 2 -3। आप ओरल कैलकुलेट कर सकते हैं। -3 -2 -5, बाहर माइनस और लग रहा है +5। कोई कंफ्यूजन? 22 इसका आंसर चेंज कर लो, पहला ऑप्शन कर लें। 2 गुणा 2 कोटि के ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स में कम से कम आवश्यक शून्य अवयव है 3 4 0 5। ये 2 गुणा 2 कोटि का मैट्रिक्स लिख दिया, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। A21 0। जब I जैसे बड़ा होगा तब अवयव 0 होना चाहिए, तो I जैसे बड़ा तो A21 में ही हो रहा है, तो सीधे परिभाषा से आपको अपने आप करना चाहिए था। हाँ, हटा दूं क्या ये? 23 में पूछा है 3 गुणा 3 कोटि के ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स में A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो सारणिक के नीचे वो विकर्ण के नीचे वाले अवयव तो 0 होंगे ही होंगे। तो अधिकतम अवयव पूछें तो अधिकतम में 6 तो ऊपर हैं ही, और एक और आ गया 7। क्या पूछा है? 3 गुणा 3 कोटि के त्रिभुजाकार मैट्रिक्स में अधिक से अधिक विभिन्न प्रकार के अवयव हो सकते हैं। ये रिपीट भी हो सकते थे, एक एक ही लिख देते सबको। नीचे वाले तो 0 होंगे ही होंगे, तो 6 ऊपर वाले और एक ये। अधिकतम असमान अवयवों की संख्या। ये ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स बना दिया आपको। ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स
में अधिकतम असमान अवयवों की संख्या सिक्स प्लस वन 7। नॉन जीरो एलिमेंट हैं, सारे अलग अलग लिख दें, और 3 बार जीरो लिख रहा है वो एक ही हो गया। हाँ, कोई कन्फ्यूजन? आठ इंटू आठ, हाँ अपन तो 3 गुणा 3 की कर रहे थे, ये तो अपने सिलेबस में। हाँ, आप बिल्कुल लिख सकते हैं। n इंटू एन ऑर्डर की होती त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। तो क्या हो जाएगा, 1 से लेके n तक एलिमेंट एट, ये पूछ रहे हैं 8 गुना 8 कोटि में कितने अधिकतम असमान अवयव होते त्रिभुजाकार में, यही पूछ रहे हैं ना। हाँ भाई, सब लोग बताएं। यहाँ 3 गुना, 1 मिनट सुन लें, 3 गुना 3 कोटि का है, इसकी जगह n गुना n कोटि कर दो। हाँ, अब बोलो। n स्क्वायर माइनस, क्या बता रहे हैं आप? किसमें? खड़ा हो। हाँ, किस मैट्रिक्स में बता रहे हैं? n बाई n कोटि का कौन सा मैट्रिक्स? खड़ा हो, जल्दी समझ में आता है फिर। n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, यही ना? हाँ भाई, यही लिखेंगे क्या? n बराबर 3 लिखें तब तो आ रहा है। 4 लिखो तब। 16 माइनस 4 12 और 1 13। तो 1 से लेके 4 तक का योग कितना आता है? ये कौन से फॉर्मूले से बता दिया, ऐसे मैं और भूल जाऊंगा यार। नहीं, वर्ग मैट्रिक्स तो होता ही है त्रिभुजाकार। ये तो अपन ने विषम सम्मित में लिखाए थे शायद। अपन क्या करेंगे, यहाँ से जोड़ देंगे 1 प्लस 2 प्लस 3, तो n गुना n कोटि में आएंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n, और प्लस 1 और। मुझे तो ये समझ में आ रहा है, ये आना चाहिए। देखना भाई, ये हो जाएगा फिर n इंटू एन प्लस 1/2 प्लस 1। n बराबर 3 रखना, कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। उससे भी आ रहा है, इससे भी आ रहा है। कौन सा लिखें? यही लिखें, ये क्यों नहीं लिखें? हाँ, विषम सम्मित। बैठो, अब देख ले, खड़ा हुआ है तो समझ में हुआ कि नहीं? सारा एकदम आ गया। हाँ, तो वो तो अपन ने विषम सम्मित में लिखाए थे। ये विकर्ण अवयवों के नीचे सारे अवयव 0 है, तो यहाँ से गिनना शुरू किया। 1 2 3 n गुना n कोटि के में n अवयव आ जाएंगे। आप 8 गुना में 8 गुना 8 में पूछ रहे थे, तो 8 रख लो। 8 वाले में कितने हो जाएंगे फिर? 8 गुना 9 36 और 1 37, उसमें 37 अवयव हो जाएंगे। यहाँ पर रख के देखो जरा, 8 से 37 आ रहा है क्या? आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, पर 3 वाले से तो आ रहा था, है ना। हाँ चलो, कोई बात नहीं है। हाँ, और बढ़ें आगे, अगले पेज पर आ जाएं। 38 तक कोई क्वेश्चन? कौन सा? 28। दी समीकरण, मैट्रिक्स समीकरण दे रखी है ये। ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई। राइट साइड में क्या लिख रहा है? ये 0 नहीं है, ओ बना लें इसको, शून्य मैट्रिक्स है। जीरो तो ऐसे बनाते हैं, ओ ऐसे बनाते हैं, तो ओ बना लें उसको 0 की बजाय। ट्वेंटी 28 में पूछा है ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई बराबर ओ, नल मैट्रिक्स हो तो ए का प्रतिलोम है। ए इनवर्स से गुणा कर दिया,
ए इनवर्स इंटू ए माइनस ए इनवर्स इंटू ए प्लस ए इनवर्स इंटू आई बराबर ए इनवर्स इंटू ओ। नल मैट्रिक्स में तो किसी का भी गुणा करो, ये ए इनवर्स इंटू ए आई इंटू ए माइनस आई प्लस ए इनवर्स बराबर नल मैट्रिक्स, तो ए इनवर्स बराबर हो गया आई माइनस ए। जो मैट्रिक्स दे रखी थी उसी में अपन ने क्या किया, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। और ए इनवर्स इंटू ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, उस कॉन्सेप्ट को काम में ले लिया। 38 तक और कोई? 38 से पहले ओनली 2। हाँ भाई, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सत्य कथन है प्रत्येक मैट्रिक्स एक संख्या को प्रदर्शित करता है, सही है क्या? नहीं, प्रत्येक मैट्रिक्स का एक सारणिक होता है, ये सही है? आप बताओ। अरे आप बताओ, हाँ ना तो बताओ। नहीं, क्यों? वर्ग मैट्रिक्स का ही सारणिक होता है, इसका तो कोई सारणिक नहीं होता। क्वेश्चन लिखा है प्रत्येक मैट्रिक्स का एक सारणिक होता है, तो गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? अगर वो लिखता है प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स का सारणिक होता है तो अपन लिख देते, सही होता। ये गलत हो गया। संख्याओं को एक मैट्रिक्स के रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है, संख्याओं का समुच्चय एक मैट्रिक्स होता है। तीसरा वाला सबसे सही दिख रहा है। क्या दे रखा है आंसर? यही है। अपन ने लिखा था m इंटू एन संख्याओं का निकाय। जब संख्याएं m क्रमित पंक्तियों में व्यवस्थित हों, प्रत्येक पंक्ति में n अवयव हो, तो सिस्टम ऑफ नंबर है, उसको समुच्चय भी नहीं कह सकते। हाँ, फिर आगे आ जाते हैं। 38, एक मैट्रिक्स को 2 या 3 मैट्रिक्सों में तोड़ने का अपने पास कोई तरीका नहीं है, तो क्या करेंगे? फिर विकल्पों से ही करेंगे, गुणा करके देखें। तो पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, सबका गुणा करके देखें किससे आ रहा है। तीसरे से, पहले से, दूसरे से तो आएगा ही नहीं, क्योंकि 2 पंक्तियां दे दी, पंक्ति एक ही है। हाँ भाई, जिन्होंने पूछा है और नहीं पूछा है, नहीं किया है, पहला वाला देखें, गुणा करें सब। एक्स बाई इंटू ए एच एच बी, 2 मैट्रिक्स का गुणा कर लें, फिर तीसरे से। दोबारा से क्या बता रहे हैं कि एक मैट्रिक्स को 2 या 3 मैट्रिक्स में तोड़ने का अपने पास कोई तरीका नहीं है, इसलिए विकल्पों से देखेंगे। जो मैट्रिक्स दे रखा है उसमें एक पंक्ति और एक स्तंभ है, तो 1 गुना 1 कोटि का। पहला ऑप्शन भी ऐसे ही दिख रहा है, तीसरा भी ऐसे ही दिख रहा है, नन ऑफ दीज भी दे रखा है, इसलिए अपन गुणा करके देखेंगे। एक्स बाई इंटू ए एच एच बी, पहली पंक्ति का पहले कॉलम से किया, ए एक्स प्लस एच बाई आ गया। पहली पंक्ति का दूसरे कॉलम से किया, एच एक्स प्लस बी बाई आ गया। फिर तीसरा मैट्रिक्स और ले लिया, एक्स बाई ए एच एच बी, ए एक्स प्लस एच बाई एच एक्स प्लस बी बाई। एक पंक्ति का एक से ही करेंगे, तो पहले अवयव का पहले अवयव से ए एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स बाई, फिर
एच एक्स बाई प्लस बी बाई स्क्वायर, दो पद समान है तो उनको ऐड करके लिख देते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hx बाई प्लस बी बाई स्क्वायर। तो विकल्प एक में जो तीन मैट्रिक्स दे रखे थे तीनों का मल्टीप्लाई किया आपने तो जो क्वेश्चन में दे रखा था वो वाला मैट्रिक्स आ गया। एक गुना एक कोटि का मैट्रिक्स जिसमें एक ही अवयव है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hx बाई प्लस बी बाई स्क्वायर। 54 तक कोई क्वेश्चन? कौन सा? 47 से पहले कोई? 43 और हाथ खड़ा करो। 43 के अलावा 41, 41, 43, 47, 41 यदि ए बी सी क्रम से 2 गुणा 2, 3 गुणा 2, 2 गुणा 3 कोटि की मैट्रिक्स हो तो सी बी ए की कोटि होगी। पहले तो देखो सी बी पॉसिबल है क्या? सर पोल्टी और बता देना। हाँ अभी बताते हैं, पहले 41 देख लें। हाँ सी बी की कोटि कौन पूछ रहा था? 41 अभी हाथ खड़ा करो दोबारा। अरे कौन पूछ रहा था उसको समझाऊंगा भाई। हाँ सी बी गुणा होगा क्या? कैसे पता पड़ेगा होगा? हाँ बिल्कुल ठीक है। सी के स्तंभ, अरे बातें बंद करो। सी के स्तंभ और बी की पंक्ति संख्या बराबर है तो गुणा हो जाएगा। 2 गुणा 2 कोटि का आ गया। और फिर सी बी 2 गुणा 2 कोटि का आ गया। फिर ए भी 2 गुणा 2 कोटि का है तो 2 गुणा 2 कोटि के मैट्रिक्स का गुणा करेंगे 2 गुणा 2 से तो 2 गुणा 2 आ गया। सी बी ए इसको लिखा आपने सी बी इंटू ए। ये 2 गुणा 2 कोटि का मैट्रिक्स है, इसका गुणा करेंगे 2 गुणा 2 कोटि के मैट्रिक्स से तो 2 पंक्ति वाले का 2 स्तंभ वाले से करेंगे तो 2 गुणा 2 कोटि का ही आएगा। ये अपने आप करने के क्वेश्चन है, पूछने वाले नहीं है। हाँ 40वां देखें। एक्स बाई अदिश दे रखे हैं, ए और बी समान कोटि के मैट्रिक्स हैं। सीधा दूसरा ऑप्शन ही लिख रहा हूँ, एक्स प्लस बाई इंटू ए प्लस बी। कई बार तो घबराहट में पूछ लेते हैं। हाँ देखना सही लिखा है क्या? और ये इसके बराबर लिख सकते हैं क्या? एक्स ए प्लस बाई बी। अरे लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते तो बराबर नहीं है। दूसरे ऑप्शन में क्या लिखा है? एक्स प्लस बाई टाइम्स ए प्लस बी। एक्स प्लस बाई का मैट्रिक्स ए में गुणा करेंगे तो एक्स प्लस बाई टाइम्स ए आएगा, बी में करेंगे तो एक्स प्लस बाई टाइम्स मैट्रिक्स बी आएगा। ऑप्शन में दे रखा है एक्स ए प्लस बाई बी, इसके बराबर नहीं है। इसका मतलब ये दूसरा ऑप्शन सही नहीं है। असद का धन पूछा था, बाकी सब तो रूटीन है। 43, 42 ए बी 3 गुणा 3 कोटि के मैट्रिक्स हैं तो ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए बराबर ए हो तो बी इकाई मैट्रिक्स हो गया। ये तो परिभाषा बताई थी। वर्ग मैट्रिक्स में ए इंटू कोई मैट्रिक्स का करें और फिर उसी मैट्रिक्स का ए में गुणा करें, ए आ जाए तो ऐसा कौन सा मैट्रिक्स होता है? इकाई मैट्रिक्स। तो बी बराबर इकाई मैट्रिक्स आ गया। हाँ आ गया क्या? आ गया। 43 डायगोनल मैट्रिक्स दे रखा है। क्लास में ढंग से ध्यान दो, ये क्वेश्चन पूछने पड़ रहे हैं, एक भी पूछने लायक नहीं है जो आपने पूछा है, एक आध क्वेश्चन होगा। ए बराबर दे रखा है 1 0 0 0 2 0 0 0 3 और बी मैट्रिक्स दे रखा है
2 0 0 0 -1 0 0 0 4 ए बी का सारणिक लिया, वो सारणिक ए इंटू सारणिक बी आ जाता है। सारणिक ए का मान कितना है 6 और सारणिक बी का -8, दोनों का गुणा करें -48। 47 एक शून्य मैट्रिक्स है तो ए बराबर ए ट्रांसपोज, इनवर्स की तो बात ही नहीं है, शून्य मैट्रिक्स का इनवर्स तो निकलेगा ही नहीं। तो पहला भी सही होता है क्या? हाँ देखना, शून्य मैट्रिक्स लिखते हैं, ए बराबर ए ट्रांसपोज आया क्या? नहीं आया, क्यों? हाँ ऑर्डर चेंज हो जाएगा, तो पहला वाला गलत हो गया। पूछा है सत्कथन, वर्ग मैट्रिक्स लेंगे तो बराबर हो जाएगा, लेकिन सही तो हमेशा सही होना चाहिए, वर्ग मैट्रिक्स थोड़ी दे रखा है। शून्य मैट्रिक्स है, शून्य मैट्रिक्स तो किसी भी कोटि का हो जाता है, शून्य मैट्रिक्स का इनवर्स निकलता नहीं है, इसलिए दूसरा वाला फिर गलत हो गया। हाँ -a से गुणा कर दें तो उसी के बराबर होगा। यहाँ a बराबर -a है, जब -a से गुणा करेंगे तो सारे जीरो नेगेटिव हो गए, तो 0 और -0 में अंतर है क्या? नहीं, तो बराबर हो गए दोनों, तो a बराबर -a। हाँ और कोई क्वेश्चन 54 तक? फिर आगे आ जाएं 61 तक। सब हो गए? हाँ कौन सा? 44 नहीं करेंगे, 44 कॉपी में गलत करके लाओ 2 बार। आप क्या उन्हीं को पूछते जाते हैं? 54 एक सममित मैट्रिक्स हो तब 51 ये भी नहीं करेंगे। क्या पूछते हो यार, वैसे टाइम पास प्रोग्राम लगा देते हो। i-j अपने आप लिखो सारी वैल्यू और गलत लिख के लाना कॉपी में। 51 और कौन सा है? 54 a टू द पावर n सम्मित है तो सम्मित होगा, बहुत जोर जोर से प्रूफ करा दिया था। 69 तक और कोई? हाँ 69 तक कोई क्वेश्चन? 81 तक हाथ खड़ा करो। 78 गलत कथन है, ए कोई वर्ग मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज तथा ए ट्रांसपोज ए दोनों सम्मित होंगे। सही है क्या? पहला वाला सही है, प्रूफ किया था। दूसरा, एक विषम सम्मित मैट्रिक्स के सभी विकर्ण अवयव अशून्य होते हैं। कैसा है, सही है क्या? गलत है, ये भी बताया था, विषम सम्मित मैट्रिक्स के विकर्ण अवयव सारे शून्य होते हैं। थर्ड, प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स केवल एक तरीके से सम्मित तथा विषम सम्मित मैट्रिक्स के योग रूप में व्यक्त किया जा सकता है। सही है। चौथा, एक वर्ग मैट्रिक्स हो तो a प्लस ए ट्रांसपोज तथा a माइनस ए ट्रांसपोज सम्मित विषम सम्मित होंगे, ये भी सही है। तो गलत कथन कौन सा आप छोड़ गए क्या? सेकंड गलत हो गया। अब ये सारे बहुत अच्छी तरह डिटेल से कराए हुए हैं, क्लास में ढंग से पढ़ा करो, और जो क्लास में नहीं पढ़ रहा है वो क्वेश्चन नहीं पूछा करो। हाँ आगे और बताएं। 77 कोई और? 77 ठीक है। दो समान क्रम के वर्ग मैट्रिक्स ए और बी प्रतिक्रमण में अगर ए बी बराबर बी ए होते हैं तब तो कहलाते हैं क्रमबिन में। और ये मैट्रिक्स से ही मतलब नहीं है, कहीं भी हो ए बी बराबर माइनस बी ए हो तो इसको बोलते हैं प्रतिक्रमबिन में। ए बी बराबर बी ए क्रमबिन में, कम्यूटेटिव। ए बी नॉट इक्वल टू बी ए अक्रमबिन में, नॉट कम्यूटेटिव। और ए बी बराबर माइनस बी ए हो तब प्रतिक्रमबिन में, एंटी कम्यूटेटिव।
ये तो परिभाषा है, कहीं भी कोई भी पद हो सब में लागू हो जाती है, प्रतिक्रम इनमें होते हैं। ए बी बराबर बी ए हो तो क्रम इनमें, ए बी बराबर ए बी नॉट इक्वल टू बी ए हो तो अक्रम इनमें, नॉन कम्यूटेटिव, और ये एंटी कम्यूटेटिव। तो 77 में क्या लिखेंगे फिर? थर्ड। हाँ, और बताएं 92 तक सब हो गए थे इस पेज पे। 100 तक कौन सा? 90, 81। स्वयं का प्रतिलोमी जो अपना प्रतिलोमी हो, अपने से गुणा करें इकाई मैट्रिक्स आ जाए, तो पहले मैट्रिक्स का अपने से गुणा करेंगे तब भी इकाई मैट्रिक्स आ रहा है, दूसरा का अपने से गुणा करेंगे तब भी इकाई मैट्रिक्स आ रहा है। तो ये दोनों स्वयं के प्रतिलोमी हो गए, सेल्फ इनवर्स हो गए। यदि A इंटू ए हो ए इंटू ए इकाई मैट्रिक्स आ जाए तो ए अपने आप का इनवर्स होता है। तो पहले ऑप्शन में दे रखा है वो भी अपने आप का इनवर्स है, और दूसरे ऑप्शन में दे रखा है इकाई मैट्रिक्स तो हमेशा आई इंटू आई करते हैं, आई आता है। हाँ, और बताएं 100 से पहले कौन सा पूछा था? 97 से पहले कोई? 95 और कोई? 95, 97 और लिखा दो आगे कोई हो तो। 106 तक कोई नहीं, तो 95 देखते हैं फिर। यदि ए बी बराबर बी ए और टी स्क्वायर बराबर बी हो तब ए इनवर्स टी ए होल स्क्वायर। हाँ, बातें बंद करो। ए इनवर्स टी ए होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, और इन दोनों को साथ साथ ले लें तब क्या आ जाएगा? आई, और आई का किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तब वही मैट्रिक्स रहेगा। तो ए इनवर्स टी स्क्वायर ए लिख सकते हैं। टी स्क्वायर कितना है? बी, तो ए इनवर्स बी ए किसके बराबर दे रखा है? ए बी के, तो ए इनवर्स ए बी। फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से ए इनवर्स ए इंटू बी, ए इनवर्स इंटू ए कितना हो गया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी इंटू बी, ये कितना हो गया? बी। ए बी बराबर बी ए दे रखा था, टी स्क्वायर बराबर बी, तब आपसे पूछा ए इनवर्स टी ए। नाइन्टी 97 तो सिंपल गुणा करना है, थोड़ी सी कैलकुलेशन के फॉर्मूले अपने आप आ जाएगा। 98 लिखो, अपनी कॉपी में ढूंढना है। घर पे कॉपी जाके देखनी भी होती है। नाइन्टी 97
यदि a बराबर 0 माइनस टेन एल्फा बाई टू, टेन एल्फा बाई टू 0, तब I2 माइनस ए कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा बराबर है। हाँ I2 क्या है? हाँ पेन रोको जरा। I2 पहली पंक्ति 1 0, दूसरी पंक्ति 0 1, उसमें से ए घटा दिया। ए की पहली पंक्ति में क्या है? 0 और माइनस टेन एल्फा बाई टू। हाँ बाद में लिखना, पहले मुझे लिखाओ। पहला अवयव 1 माइनस 0, दूसरा अवयव 0 माइनस टेन एल्फा बाई टू, तो क्या लिखें? टेन एल्फा बाई टू। फिर तीसरा अवयव 0 माइनस टेन एल्फा बाई टू, तो माइनस टेन एल्फा बाई टू, और ये 1 माइनस 0 1, ये तो I2 माइनस ए हो गया। और अलग से लिखूं क्या? नहीं, कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा, दूसरी पंक्ति साइन एल्फा कॉस एल्फा। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहली पंक्ति का पहले कॉलम से किया, 1 इंटू कॉस एल्फा टेन एल्फा बाई टू इंटू साइन एल्फा प्लस टेन एल्फा बाई टू इंटू साइन एल्फा। पहली पंक्ति का दूसरे कॉलम से किया, माइनस साइन एल्फा प्लस टेन एल्फा बाई टू कॉस एल्फा। अब दूसरी पंक्ति का पहले कॉलम से करते हैं, माइनस टेन एल्फा बाई टू 1 और से कितना आ जाएगा? माइनस टेन एल्फा बाई टू कॉस एल्फा प्लस साइन एल्फा। दूसरी पंक्ति का दूसरे कॉलम से करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, टेन एल्फा बाई टू साइन एल्फा प्लस कॉस एल्फा। देखना पहली पंक्ति का पहला अवयव और दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव दोनों समान है क्या? समान है, तो एक की कैलकुलेशन कर लेंगे, उसकी जगह रख देंगे। और पहली पंक्ति का दूसरा अवयव और दूसरी पंक्ति के पहले अवयव में कोई रिलेशन है क्या? कैसे? पहली पंक्ति का दूसरा अवयव और दूसरी पंक्ति का पहला अवयव एक दूसरे के नेगेटिव है, तो इनमें से भी एक को कैलकुलेट कर लेंगे, फिर वहां रख देंगे। ठीक है, हाँ देखें जरा, पेन रोकें। कॉस एल्फा लिखा है, यहाँ टेन एल्फा बाई टू साइन एल्फा है। टेन एल्फा बाई टू को लिखते हैं साइन एल्फा बाई टू कॉस एल्फा बाई टू, और साइन एल्फा को लिखते हैं 2 साइन एल्फा बाई टू कॉस एल्फा बाई टू। कुछ कटेगा क्या? कॉस एल्फा बाई टू कट जाएगा, तो दूसरा पद में क्या आएगा? 2 साइन स्क्वायर एल्फा बाई टू। तो कॉस एल्फा को ऐसे ही लिख देते हैं अपन। तो देखिए यहाँ अभी अब लिखते हैं अपन, एलिमेंट लिख दूं जैसे B11, कॉस एल्फा को लिखा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एल्फा बाई टू, और टेन एल्फा बाई टू को लिखा आपने साइन एल्फा बाई टू अपॉन कॉस एल्फा बाई टू, और साइन एल्फा को लिख दिया जो आप बता रहे थे 2 साइन एल्फा बाई टू कॉस एल्फा बाई टू। हाँ पेन बंद करो, वैसे ही बताओ क्या आ गया? 2 कॉस एल्फा बाई टू कट गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एल्फा बाई टू, और 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एल्फा बाई टू 1 आ गया, तो इसको अपन 1 लिख देंगे। फिर अब इसको देखते हैं दूसरे वाले एलिमेंट को। पहली पंक्ति का दूसरा अवयव माइनस साइन एल्फा, ये तो ऐसे कैसे रखा? टेन एल्फा बाई टू को लिख दिया आपने साइन एल्फा बाई टू अपॉन कॉस एल्फा बाई टू, और इसको लिख दिया 2 कॉस स्क्वायर एल्फा बाई टू माइनस 1।
देखना जरा, कॉस अल्फा बाई 2 से कैंसिल हो जाएगा कॉस अल्फा बाई 2, ब्रैकेट एक्सपेंड करेंगे तो पहला पद क्या बचेगा, 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, वो कितना होगा साइन अल्फा। पेन रोको पहले, देखो साथ साथ, माइनस साइन अल्फा को तो ऐसे ही लिख दिया, प्लस साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, कॉस अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 कट गया, क्या बचा साइन अल्फा। हाँ देखो दोबारा बोल देते हैं, 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, साइन अल्फा लिख दें क्या अगले स्टेप में लिखूं, लिख दें, हाँ पूछ पूछ के लिख रहा हूँ आपसे। फिर ये टेन अल्फा बाई 2 इंटू -1 माइनस टेन अल्फा बाई 2, तो ये माइनस टेन अल्फा बाई 2 आ गया। हाँ देखिए, फिर पहला अवयव तो आपने बताया ये 1, यही दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव आ जाएगा। ये आपने लिखा माइनस टेन अल्फा बाई 2, और यहाँ आ जाएगा फिर उसका नेगेटिव टेन अल्फा बाई 2, और ये 1, इसको लिख सकते हैं अपन 1001 प्लस 0 माइनस टेन अल्फा बाई 2, और नीचे टेन अल्फा बाई 2 0, और ये आ गया आपके पास I2 प्लस A। देखना यही है क्या, एक ही जगह यही था, तो सिंपली आपने I2 माइनस A लिखा और जो मैट्रिक्स दे रखा था उससे गुणा कर दिया। बैच में इसमें और नीचे भी, नीचे जानते हैं मेरे को सब बच्चे बादल बोलते ना, बादल भैया से ले जाना, मैं नीचे बैठा हूँ सब, ठीक है तो पूछ के देना जिनमें बच्चे कौन सी हो रही क्या है, तो भोजराज किधर है, हाँ भाई हटा दें। और कोई क्वेश्चन, सब हो गए, चलो फिर आगे। एग्जाम वाले भी ट्राई कर लिए, और सारणिक वाले नहीं किए। नहीं का क्या मतलब है, कितने दिन हो गए, कल छुट्टी थी, कल क्या किया, कल छुट्टी थी ना, फिर तो क्या नया पढ़ा दूं, चलो फिर कुछ क्वेश्चन करते हैं, तो नए लायक टाइम नहीं है, कम बचा है। अब कल जब आएंगे ये सीट भी लेके आएंगे, और पिछली प्रॉब्लम बची है क्या कोई, नहीं, तो ये सीट भी लेके आएंगे और नई सीट भी लेके आएंगे। नई सीट कौन सी, क्रमचय संचय वाली। अच्छा, किसी की घड़ी गिर गई हो तो अपने वो पहचान बता के कौन सी घड़ी है, उसमें कैसी चेन लग रही है, सोने की लग रही है या, हाँ नीचे वो बादल भैया रहता है जो कार्ड चेक करते हैं, उनसे ले लें। अरे जा कहाँ रहा है, क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये नेगेटिव हो जाते हैं, जल्दी जल्दी भाग के जाते हैं जो, फिर दोबारा सेवाएं लेनी पड़ती हैं। हाँ एग्जाम वाले पे आओ, हाँ एग्जाम वाले पे आ जाओ। 4 3 नंबर, भाई ये 3 नंबर तुम्हें परिभाषा पढ़ाते हैं, घर पे क्यों नहीं पढ़ते हो। वर्ग मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज बराबर IO तलम कोण कहलाता है, यही होता है। सारणिक ले लिया, एक तो सारी परिभाषाओं को अच्छी तरह से देखा करो।
सारणिक A इंटू सारणिक A ट्रांसपोज बराबर 1 और A ट्रांसपोज और A दोनों बराबर होते हैं। और टेस्ट कौन सा ड्यू है अपना? त्रिकोणमिति का। अब तो एक सीट हो गई है तो त्रिकोणमिति का ले लेंगे टेस्ट। अब तो तैयार रहो, कभी भी ले लेंगे। अभी ले लें? हाँ अभी कैसे? और जब हाँ चलो आगे चलते हैं। फोर्थ, एक व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स हो, ये कल तो प्रूव कराया था भाई। ये क्वेश्चन पहचानना सीखो, ऐसे कैसे काम चलेगा। ए इनवर्स का डिटरमिनेंट 1 डिटरमिनेंट ए कल कराया था, दोबारा भी पूछा था कि दोबारा रिपीट कर दो। यहां क्या लिख दिया है? सिंबल में लिख दिया है डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स बराबर 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए, यही तो लिखा है। आंसर में गलत दे रखा है। हाँ तो ये क्या करो ना, पूछते क्यों हो कि आंसर गलत है। अब तुम बड़े मास्टर हो गए हो, बड़ी क्लास वाले। फोर्थ का कौन सा था? फोर्थ। हाँ तो सेकंड कर लो उसको। हाँ 11 तक और कोई? कौन सा? हाथ खड़ा करो। 6 देखें, 3 गुणा 3 क्रम के समस्त अवयवों की संख्या जिसमें प्रत्येक प्रविष्टि 0 अथवा 1 है। ये क्या है? दरअसल मैट्रिक्स में दे रखा है, क्रमचय संचय का क्वेश्चन है। 3 गुणा 3 कोटि के में कितने अवयव होते हैं? 9। पहला अवयव कितने प्रकार से ले सकते हैं? 2 प्रकार से। दूसरा अवयव अभी अपन इसके बाद पढ़ने वाले हैं संक्रियाओं का मूलभूत सिद्धांत, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। एक काम m प्रकार से होता है, दूसरा n प्रकार से होता है, तो दोनों साथ साथ m इंटू n प्रकार से। तो अब अगली क्लास में अपन उसको पढ़ेंगे। ये 2 to the power 9 512 हो गए। पहला भी अब 2 प्रकार से, दूसरा भी 2 प्रकार से, तीसरा भी 2 प्रकार से और लास्ट वो भी 2 प्रकार से। कुल 9 अवयव है, हर अवयव 2-2 प्रकार से होगा, तो 2 to the power 9। समझ में नहीं आया है तब भी लिख लो। अभी अपन वो क्रमचय संचय पढ़ेंगे ना, तो स्टार्टिंग इसी से करेंगे। हाँ 11 तक और कोई? कौन सा? 54 54। मैंने तो 11 तक पूछा यार, 11 तक 54 कैसे बताऊंगा? हाँ भाई 54 से पहले 16। हाँ तो पूछो ना। 16 अपने आप करना है। व्युत्क्रम विद्यमान हो तो, व्युत्क्रम विद्यमान है यानी कि सारणिक नॉन जीरो है। ये घबराहट में क्यों पूछते हो? उनको किया करो क्वेश्चंस को यार। हाँ सब लोग 16 में लिखें का व्युत्क्रम विद्यमान है, हैज इनवर्स इफ सारणिक ए नॉन जीरो। ये उन्होंने व्युत्क्रम लिख दिया है, व्युत्क्रम की जगह प्रतिलोम आना चाहिए, इनवर्स यानी कि प्रतिलोम मैट्रिक्स। देयरफॉर डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0। तो ये सारणिक बना दिया। क्या आ रहा है बता दो सारणिक का प्रसार करके। हाँ कोई बताएगा कितना आ रहा है प्रसार? x नहीं, इसका प्रसार करके कितना आया? और आगे
अब 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये तो जीरो होगा ही नहीं, इससे भाग दे दिया क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा कम से कम जीरो, तो यही फैक्टर बचा, यानी कि x नॉट इक्वल टू -2। कौन सा 7? ओनली 7? नहीं, ये नहीं कराएंगे भाई, कॉपी में ढूंढना है, लिख लो सब। हाँ 54 तक और बताओ, हाथ खड़ा करके, ऐसे नहीं। 14 40। हाँ अरे हाँ, आप दोबारा 8 20, उधर से 20 ना, हाँ 8 सुन लिया। हाँ दोबारा से देखें, क्वेश्चन नंबर 8, दो उपयुक्त यानी कि जिनका गुणा संभव हो, उपयुक्त कोटि के मैट्रिक्स हों, ए और बी के लिए ए बी बराबर ए, बी ए बराबर बी हो, तब ए स्क्वायर है। ए बी बराबर ए दे रखा है, बी ए बराबर बी दे रखा है, तब आपसे पूछा है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब ए बी इंटू ए बी, तो ए इंटू बी ए, और बी ए को क्या लिख दिया फिर बी, ए बी इंटू बी, ए बी को क्या लिख दिया फिर ए इंटू बी, फिर ए बी ए, तो ए स्क्वायर बराबर ए बी बी ए जो जानकारी दे रखी है उसी को काम में लिख लिया, काम में ले लिया। ए स्क्वायर, ए बराबर ए बी है, तो ए बी इंटू ए बी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एक बार मैं कर दूं फिर बताना। बी ए को एक साथ ले लिया, बी ए को फिर बी लिख दिया, हाँ वो लिखा है नीचे, ए बी को फिर ए लिख दिया, बी है ही तो ए बी बी आ गया। हाँ बोलो, आप इसमें कोई कंफ्यूजन है तो फिर दूसरा कर सकते हो आप, जैसे भी, मतलब कोई रूल गड़बड़ नहीं होना चाहिए, जरूरी नहीं है मैं कर रहा हूँ वैसे कर रहे हैं, आप अपनी तरह से कर सकते हैं। 1 मिनट एक करके, हाँ उन क्या है, नहीं ऐसा नहीं मानेंगे, आइडेंटिटी क्यों मानेंगे आप बताओ? नहीं, आइडेंटिटी अपनी तरफ से नहीं मान सकते, वो हो जाए यहाँ ये बी होगा, वहाँ बी है तो वहाँ ए आइडेंटिटी हो जाएगा, वहाँ ऐसा नहीं अलग अलग थोड़ी है, इधर आइडेंटिटी उधर आइडेंटिटी। हाँ क्या कर लें, I2 अपनी तरफ स्पेशल केस तभी मानते हैं जब जनरलिटी का कोई लॉस नहीं हो रहा हो, ऐसे अपनी मर्जी से नहीं मान सकते। आज फिर ये करते हैं, फिर अगले टर्न लाना।